हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक डिस्कस कर रहे हैं। द्वितीय संस्करण अपडेटेड बुक है ये, जो एमपीपीएससी एवं राज्य की जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम है जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी में काम आएगा। दोस्तों आप बुक के सामने कवर पेज देख सकते हैं। ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजाति और जनजाति व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 16 लेक्चर डाल चुके हैं, चैनल में बना चुके हैं प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर, पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाएगा आज, तो देख सकते हैं। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे हम ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनजाति चैप्टर नंबर 17 है। डिटेल में कवर करूंगा। जितने भी क्वेश्चन परीक्षा के हिसाब से पूछे जाते हैं उस हिसाब से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा, जो बुक में लिखा है उसके अनुसार अलावा भी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, काफी शानदार होने वाला है लेक्चर। तो आइए हम शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की जनजाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? जनजाति को इंग्लिश में ट्राइब कहते हैं। ट्राइब जनजाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइब। ये तो आपको पता ही होगा। तो मध्य प्रदेश में जनजातियां डिस्कस करेंगे। जनजाति को इंग्लिश में ट्राइब कहते हैं, यानी ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश हम डिस्कस करेंगे। तो ट्राइब या जनजातियां क्या होती है दोस्तों? तो जंगल और पहाड़ी स्थानों में रहने वाली जातियां, जो जंगल और पहाड़ी स्थानों में रहने वाली जातियों को ही जनजाति कहा जाता है। जंगल और पहाड़ी स्थानों में रहने वाली जातियां को ही जनजाति कहा जाता है दोस्तों, को ही जनजाति कहा जाता है। जनजाति ट्राइब की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में ट्राइब अगर है क्या, तो वह सामाजिक समुदाय है। जनजाति जो है वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। जो अपना मध्य प्रदेश या फिर जो राज्य के विकास के पूर्व भी अस्तित्व में था, है ना, या जो अब भी राज्य के बाहर है, या फिर जो अब भी राज्य के बाहर है, तो हम इसको बोल सकते हैं यह या वह ऐसा सामाजिक समुदाय है, वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। राज्य का विकास नहीं हुआ था, उसके पहले से ही अस्तित्व में था, जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वैधानिक पद है। जनजाति वास्तव में, जनजाति शब्द जो है, जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है और इसके कुछ विशेष प्रावधान लागू भी किए गए हैं। संविधान में इनसे रिलेटेड कुछ विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एक लाइन से कि वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, जो अब भी राज्य के विकास के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान के अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। इसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम जनरल फैक्ट देखेंगे। जनजाति से रिलेटेड अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन सी उनके बारे में जानेंगे। प्रमुख जनजाति एवं उनकी कुछ विशेषताएं होगी, क्योंकि जनजाति की अपनी खुद की संस्कृति होती है, अपनी खुद की संस्कृति होती है, खुद का समुदाय से रिलेटेड बातें होती है। तो हम उनकी विशेषताएं जो होगी, विशेषताएं और उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे। जनजाति रिलेटेड नृत्य डिस्कस करेंगे। नृत्य, उनसे जनजाति के कौन से नृत्य हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं ना। और जनजाति रिलेटेड प्रमुख व्यक्तित्व डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मैप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनिका, मुडिया, उरवा और बैगा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनिका, मुडिया, उरवा और बैगा जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में ही गोंड जनजाति भी पाई जाती है, याद रखना है। दक्षिणी क्षेत्र में कोरकू जनजाति और भारिया जनजाति पाई जाती है दोस्तों। कोरकू जनजाति बैतूल तरफ वाले क्षेत्र में और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में। मध्य क्षेत्र में गोंड और पारधी जनजाति पाई जाती है और पूर्वी क्षेत्र में भी गोंड जनजाति पाई जाती है।
उत्तरी क्षेत्र जो है हमारा मध्य प्रदेश का, उसमें उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो सहारिया जनजाति और खैरवार और सोर जनजाति पाई जाती है दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र में भील, भिलाला, पटेलिया, बंजारा ये सब जनजाति पाई जाती है दोस्तों, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसको हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये एक बार बताया गया दिशा के हिसाब से, है ना। तो देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता होना कि अनुसूचित जाति होती है और एक अनुसूचित जनजाति होती है। अनुसूचित जनजाति को इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं दोस्तों। जनजाति का मतलब ट्राइब होता है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं इंग्लिश में, और अनुसूचित जाति को शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने जो लोग को नहीं पता। तो आ गया समझ में। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संविधान में किस में परिभाषित किया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 24 और 366 के 25 में परिभाषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 366 के 24 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 366 के 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। इनकी परिभाषाएं बताई गई है इस अनुच्छेद में। याद रखना, पहले 24 आता है और 24 में अनुसूचित जाति और 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। 366 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन ये याद रखना है 366 का जो 24 वाला है उसमें जाति को, और जो 25 है अनुच्छेद उसके अंतर्गत भी 1 2 3 4 ऐसे कई सारे हैं 66 के अंदर, तो 25 में अनुसूचित जाति जनजाति को परिभाषित किया गया है। और संविधान में वर्णित कहां पे है ये, तो अनुच्छेद 341 में इनका वर्णन किया गया है, इनके बारे में बताया गया है, और 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। 341 में जाति के बारे में बताया गया और 342 में जनजाति के बारे में बताया गया। तो ये दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इन अनुच्छेद में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं साथों साथ ही। तो अनुच्छेद 366 24 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 366 के 24 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियां मूलवंश या जनजातियों को भाग या उनके यूथ अभिप्रेत और उनसे संविधान में प्रयोजन में किए गए, ये सब लिखा हुआ है। तो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 अनुच्छेद याद रखना है अपने को, और ये याद रखना है बस, है ना। देखो वर्णित कहां पे, परिभाषित कहां किए गए हैं, तो 366 के 24 में, लेकिन वर्णित कहां पर है, तो वर्णित है 341 में और 342 में। ये तो ये चारों अनुच्छेद को अपने को पता होना है ना। पहले आ रहा है तो एससी वाला है, उसके बाद दूसरा आएगा जो एसटी वाला है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या देखते हैं किसकी, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जाति की 15.6% है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कितने परसेंट पाई जाती है, तो 15.6%, और अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट पाई जाती है, 21.1%। तो ये दोनों परसेंट याद रखना है अपने को, है ना। ये एससी कितने है, तो 15%, और एसटी किससे, तो 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जिले में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशत में अगर पूछा जाएगा तो उज्जैन जिले में पाई जाती है ना। देखो सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या इंदौर जिले में, लेकिन प्रतिशत में कहां पे है, तो उज्जैन में है। न्यूनतम जनसंख्या कहां पे है दोस्तों एससी की, तो ये झाबुआ जिले में है, और प्रतिशत में ही पूछा जाएगा तो झाबुआ में ही है ना। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जातियां कितनी है, तो 48 है। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त जातियां कितनी है, यानी अनुसूचित जातियां कितनी है, तो 48 है। बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी, जनजाति की, तो जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में है ना, धार जिले में। और प्रतिशत में पूछा जाएगा तो अलीराजपुर में, प्रतिशत में पूछा जाएगा तो अलीराजपुर में है, याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या कहां पे है, तो भिंड जिले में, और प्रतिशत में भी भिंड में ही है। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती है, तो 43 है ना, 43। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, विकिपीडिया के अनुसार 46 प्रकार की मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। 46 याद रखना है, आ चुका है एक बार क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इनको याद रख लेना है दोनों को, है ना। अगला बात करेंगे, देखिए आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान पर है। तो आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से ये जनजाति जनसंख्या में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से ये जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। देश में प्रथम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है दोस्तों, है ना, ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति का क्रम देखते हैं।
मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति का क्रम देखेंगे तो भील सबसे ज्यादा है जनसंख्या के हिसाब से, उसके बाद गोंड है, उसके बाद कोल जनजाति है। तो एक क्रम याद रखना, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति का क्रम है भील, गोंड और कोल। अगला है मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, कमीशन भी बना दिया गया है ना। कब बनाया गया? 1995 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1995 में अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 में किया गया। अगला, मध्य प्रदेश में जनजाति संबंधित कुछ म्यूजियम दिए हुए हैं, कुछ संग्रहालय दिए हुए हैं, दिए रखे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं किस जिले में, तो अपने को पता होना। तो सबसे पहले राज्य जनजाति संग्रहालय, तो क्या है दोस्तों ये? तो राज्य जनजाति संग्रहालय, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम। ये भोपाल में है। ये कहां पे है? भोपाल में, है ना। तो ये भोपाल में स्थित एक संग्रहालय है। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग द्वारा संचालित है। जो सांस्कृतिक विभाग है ना, उसके द्वारा संचालित है। और मध्य प्रदेश के निवासरत जनजाति समूह, जो जनजाति समूह कला, संस्कृति, परंपरा और जीवन उपयोगी शिल्प चित्रों, रहन सहन, रीति रिवाजों का चित्रों, मूर्तियों, प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है दोस्तों ये वाले म्यूजियम में। और साथ ही समय समय पर यहाँ पे कई सांस्कृतिक आयोजन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है, जिसमें लोगों की आदिवासी समाज की मान्यता, कला, संस्कृति के बारे में ज्ञान मिल सके, लोग जान सके उनके बारे में। कई प्रदर्शन जो कि मूल रूप से आदिवासी संस्कृति के उपयोग किए जाते हैं, यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इसका लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन, लोकार्पण किया था दोस्तों। तो कहाँ पे पूछेगा? जनजाति, यानी है ना मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय पूछेगा। ये मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में है, याद रखना है। अगला है दोस्तों बादल बोई आदिवासी संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा में है ना। तो क्या है देखो, पहले इसके बारे में और एक बार सुन लो। ये जो जनजाति संग्रहालय है ना दोस्तों भोपाल वाला, ये श्यामला हिल में स्थित है। श्यामला हिल में एक जनजाति संग्रहालय घूमने के लिए अच्छी जगह में से एक है। जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन 2013 में किया गया था। 2013 में प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पे 6 रीति रिवाजों को, संस्कृति को, चित्रों को कला करा गया। आगे बात करेंगे बादल बोई आदिवासी संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा में है दोस्तों। बादल बोई नाम है, बादल बोई म्यूजियम, बादल बोई ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे? छिंदवाड़ा में है दोस्तों। तो बादल बोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। इस जनजाति संग्रहालय की शुरुआत 20 अप्रैल 1954 में हुई थी और 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया, यानी राज्य संग्रहालय कर दिया गया, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ? 1997 में इसका नाम बदलकर बादल बोई जनजाति संग्रहालय रखा गया दोस्तों। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल बोई जनजाति संग्रहालय रखा गया है। और ये बादल बोई इसी जिले के क्रांतिकारी जनजाति नेता थे, उनके नाम पे रखा गया है। एक बादल बोई आदिवासी नेता रहे हैं, क्रांतिकारी नेता रहे हैं, क्रांति से संबंधित है ना। तो उनके नाम पर रखा गया दोस्तों। जनजाति नेता थे, उनके नाम पर संग्रहालय का नाम रखा गया है। जनजाति संग्रहालय सभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। संग्रहालय में इसी जिले में रहने वाले जनजाति लोगों की जुड़ी संरक्षित घरों को भंडार, अनोखी वस्तुएं देखी जा सकती है। आप यहाँ पर घर, कपड़े, आभूषण, शस्त्र, कृषि उपकरण, कला, संगीत, नृत्य, धार्मिक गतिविधियां और चीजें देखी जा सकती है। इस संग्रहालय में जनजाति समुदाय की परंपरा और पुरानी संस्कृति की झांकियां भी देखने को मिलती है छिंदवाड़ा वाले में, है ना, छिंदवाड़ा वाले में। अगला है आदिव्रत। क्या है? आदिव्रत म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसका नाम है आदिव्रत म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये खजुराहो में है दोस्तों, ये खजुराहो में है ना। जो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी समूह के मंदिर है उसके पास में है ये, खजुराहो में। आदिवासी जनजाति और लोक कला संग्रहालय खजुराहो में है। चंदेल सांस्कृतिक परिवार के भीतर स्थित एक लोकप्रिय संग्रहालय है ये। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के अलावा आदिवासी और लोक कला संग्रहालय खजुराहो में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। कहाँ? खजुराहो में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। जनजाति कला संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है इसको जनजाति कला संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। आदिव्रत जनजाति और लोक कला संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। जो इतिहास प्रेमी रहे हैं उनके लिए आदर्श स्थान है ये।
आदिवासी और लोक कला यहाँ पे कई सारी चीज़ लिखी रखी हुई है उनसे रिलेटेड, आभूषण, मुखौटे, टेराकोटा की वस्तुएं, धातु शिल्प, बांस की वस्तुएं, है ना, ये सब रखी हुई है। खत्म। ये तीनों याद रखना है। राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में, बादल बोई वाला पूछेगा तो छिंदवाड़ा में, आदिव्रत जनजाति संग्रहालय खजुराहो में। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट देख लेते हैं। 2003 में क्या हुआ दोस्तों, एक बिल पास किया गया। 2003 में एक बिल पास किया गया और कीर, मीना और पारधी, 3 जनजाति है ये। कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अनुसूचित जाति वर्ग से हटा दिया गया है। अब इनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इनको जनजाति से हटा ही दिया गया है। इसके पहले जो 2003 के पहले इनको जनजाति मानी जाती थी, अब इनको हटा दिया गया। इतना अपने को याद रखने की बनती है ना। कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति एसटी से हटा दिया गया है, इतना याद रखो। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, देखिए धमाकेदार तरीके से। अब देखिए जनजाति का मैप दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं हम किधर साइड कौन सी जनजाति पाई जाती है। देखो बैगा जनजाति, बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में बैगा जनजाति देखने को मिलती है, पाई जाती है दोस्तों, है ना। और मंडला को आदिवासी जिला भी कहा जाता है और बैगा चक्र क्षेत्र भी मंडला जिले को कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा गोंड जनजाति भी मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में पाई जाती है। गोंड जनजाति भी पूर्वी मध्य प्रदेश तरफ बालाघाट, डिंडोरी, मंडला में पाई जाती है। बालाघाट में पाई जाती है गोंड जनजाति, है ना। उसके बाद बात करेंगे कोल जनजाति, तो कोल जनजाति सीधी शहडोल तरफ पाई जाती है। कोल जनजाति याद रखना है, सीधी शहडोल। कोल जनजाति सीधी शहडोल। खैरवार जनजाति, है ना, तो ये पन्ना छतरपुर। खैर वृक्ष से कत्था बनाने के कारण इन्हें खैरवार कहा जाता है और ये कहाँ पे, पन्ना छतरपुर खैरवार। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खैरवार नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है, पन्ना छतरपुर में। सौर, सामे औ की मात्रा सौर जनजाति ये कैमूर हिल में पाई जाती है, जो कैमूर की पहाड़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एक बार। सौर्य जनजाति किस पहाड़ी में पाई जाती है, कैमूर की पहाड़ी के ऊपर रहती है, यानी पहाड़ी में जो बस्तियां बनी हुई हैं तो वहाँ पे पहाड़ियों के जंगल में पाई जाती है। सौर जनजाति कैमूर हिल, है ना, कैमूर की पहाड़ी में। बात करेंगे दोस्तों भारिया जनजाति, छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। भारिया नाम की जनजाति है एक, ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में। इतना ही पूछेगा बस अपने को, भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा पातालकोट नामक स्थान है, छिंदवाड़ा में वहाँ पाई जाती है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो का से कोरकू, का से कुछ नहीं, खंडवार बैतूल में पाई जाती है, याद रखना है डायरेक्ट। बैतूल, है ना, सतपुड़ा वाला क्षेत्र जो है बैतूल दक्षिण में महाराष्ट्र है उसके, तो वहीं पे पाई जाती है, बैतूल में और खंडवा में। बैतूल, खंडवा, खरगोन इधर साइड पाई जाती है कोरकू जनजाति। स्पेशली एक बार पूछा गया तो बैतूल दिया था उसने, है ना, बैतूल। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी धार, झाबुआ और अलीराजपुर में पाई जाती है दोस्तों। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं देगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति, याद रखना है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर में। अभी डिटेल में इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किस जिले में ज़्यादा है, किस जिले में कम है। उसके बाद सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति दोस्तों ये जो राजस्थान से लगे हुए जिले वहाँ पाई जाती है। श्योपुर, खासकर श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में। श्योपुर, भिंड, मुरैना इस जिले में पाई जाती है। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तरफ पाई जाती है। खासकर श्योपुर ऑप्शन देगा, याद रखना है। सहरिया जनजाति। पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पारधी जनजाति रायसेन में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन तो एक ऐसा बना सकता है, वो जिले का नाम देके बना सकता है या क्षेत्र का नाम देके, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नाम देके बना सकता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है पारधी जनजाति रायसेन। बाकी सब कोरकू ये वो बता दिया। इसके बाद हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भील जनजाति की। तो मैंने बता दिया आपको जनजातियाँ जिसे ट्राइब कहते हैं। तो एक और बार सुन लीजिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी परिभाषा अगर कभी पेपर में आती है मेंस की एग्जाम में, तो जनजाति एक ऐसा वर्ग है, ऐसा समुदाय है, परिवारों का वंश है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, भाषा होती है, राजनीतिक और सामाजिक संगठन होते हैं दोस्तों। तो अब हम एक एक करके पूरी डिस्कस करेंगे। पूरी सबसे पहले बात करेंगे भील जनजाति की। भील,
तो भील जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। वह मालवा क्षेत्र आ सकता है ऑप्शन में, मालवा क्षेत्र व निमाड़ क्षेत्र। जो निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वाला जो क्षेत्र, तो निमाड़ क्षेत्र। और स्पेशली अगर जिले का नाम दिया तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिले में पाई जाती है दोस्तों भील जनजाति। तो भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में मिलती है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिले में मिलती है भील जनजाति। भील जनजाति की उपजातियां भी दोस्तों, एक तो पटालिया है जिसको पटेलिया भी कहते हैं, पटेलिया, बरेला, पटेलिया और बरेला ये उपजाति याद रखना। भिलाला भी एक उपजाति है भील जनजाति की। उजाला नाम की भी एक उपजाति है दोस्तों भील जनजाति की, इसको याद रखना है। और तड़वी भील भी होते हैं। तो ये सब उपजातियां पेपर में आ सकती है ना, भील जनजाति की उपजातियां कौन सी है, इसलिए हमको याद रखना है भील, भिलाला, पटेलिया, बरेला, भिलाला, उजाला और तड़वी भील होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तड़वी भील। तो ये भील जनजाति की उपजातियां हैं दोस्तों। इनका विवाह देखते हैं, तो इनका विवाह एवं उत्सव है भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भगोरिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव जो है ये भील जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है, एक उत्सव है, जो मालवा क्षेत्र में या पश्चिमी मध्य प्रदेश में या धार, अलीराजपुर, झाबुआ या निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, भीलों के द्वारा। तो मालवा क्षेत्र में 20 स्थानों पर होली के समय कब मनाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? होली के विशेष अवसर पर। भीलों के द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है भगोरिया पर्व, जो झाबुआ तरफ मनाया जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां भील जनजाति रहती है वहां। और ये होली के विशेष अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों, होली के विशेष अवसर पर मनाया जाता है। होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। अब बताओ, जो होली होती है अपने यहाँ, होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें क्रमशः 3 चरण होते हैं दोस्तों। ये जो उत्सव होता है, पर्व होता है, इसके 3 चरण होते हैं। एक चरण है गुलालिया, एक चरण होता है दोस्तों गुलालिया, जिसमें लेडीसें या फिर बोल सकते हैं महिलाएं या पुरुष अपने अपने हाथ में गुलाल लेके निकलते हैं, है ना, और अपने जो उनको जो लड़का पसंद है उसको गुलाल लगाते हैं दोस्तों। जो उनको लड़का पसंद है या उनको गुलाल लगाया जाता है ना। तो एक गुलालिया होता है। उसके बाद एक गोल गधेड़ो होता है दोस्तों, जो बीच का पर्व होता है, 3 चरणों में होता है, उसको गोल गधेड़ो एक नृत्य भी है जो दोस्तों उसी टाइम पे करते हैं, गोल गधेड़ो नृत्य। तो गोल गधेड़ो किया जाता है। उसके बाद उजाड़िया किया जाता है। तो ये 3 चरणों में होता है भगोरिया उत्सव। बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है ये भगोरिया उत्सव। इसके 3 चरण है गुलालिया, गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति द्वारा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और गोल गधेड़ो कब किया जाता है? तो होली के विशेष अवसर पर। और उजाड़िया, ये 3 चरण होते हैं। डायरेक्ट अब याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, है ना। पश्चिमी निमाड़ हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के 7 दिन पहले से मनाया जाने वाला यह पर्व आदिवासी अंचल उत्सव की खुमारी में डूबा रहता है। होली से पहले भगोरिया के 7 दिन ग्रामीण खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं दोस्तों, है ना। भगोरिया हाट भी बोलते हैं इसको भगोरिया हाट मेला भी बोलते हैं, भगोरिया हाट या हाटो, भगोरिया हाट मेला की शुरुआत होली दहन के 7 दिन पूर्व की जाती है। भगोरिया एक हाट है जो हम सब मिलके मनाते हैं, यानी भील जनजाति मिलके मनाती है। ये एक उत्सव है, प्रेम का उत्सव है दोस्तों। यह जीवन और प्रेम का उत्सव है भगोरिया उत्सव, जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है, याद रखना है। तो समझ में आ गया। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट रही तो मैंने बोल के बता दिया दोस्तों। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, कारण यह है मैं सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे। इनका प्रमुख देवता होता है राजपंथा इनका प्रमुख देवता है दोस्तों भील जनजाति का। और भिलाला, राजपंथा और भिलाला इनका प्रमुख देवता है। इनका प्रमुख नृत्य है भगोरिया नृत्य भगोरिया उत्सव में ही किया जाता है, उसको बोलते हैं भगोरिया नृत्य। याद रख सकते हैं आप, भा से भील और भा से भगोरिया नृत्य। विशेष देखेंगे हम इनसे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन, भील शब्द की उत्पत्ति जो है द्रविड़ भाषा के, कौन सी भाषा के? द्रविड़ भाषा के द्रविड़ भाषा के बिल्लू या बिल शब्द से हुई है। बिल्लू या बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष।
जिसका अर्थ होता है दोस्तों धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है, जिसका अर्थ धनुष, धनुष। इसलिए इनको धनुषधारी, धनुष लेके चलने वाला या धनुषधारी कहते हैं दोस्तों, धनुषधारी कहते हैं, है ना। और यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट परिवार के माने जाते हैं। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, सॉरी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार के माने जाते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार। भील, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी दोस्तों। 2001 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम पे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगला देखिए दोस्तों, ये देखो, ये क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये इसको काट दीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति 2011 के अनुसार पूछेगा तो भील लगाना है बस। ये यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी लिखा है, ये गलत है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आया है अभी तक के, यहाँ ऐसे जनसंख्या आधारित ऐसा नहीं पूछा है। तो आ गया समझ। अगला बात करेंगे इनकी झूम कृषि, जिसको चिमाता कृषि के नाम से भी जाना जाता है। एक झूम कृषि होती है दोस्तों, एक कृषि होती है झूम कृषि। उसमें क्या करते हैं? झूम कृषि होती है एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिससे पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण, लकड़ी के हलों या आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। उसे ही झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि को चिमाता कृषि भी कहते हैं। ये भील जनजाति के द्वारा की जाती है, मुख्यतः खासकर ये उत्तर भारत नहीं, पूर्व उत्तर भारत जो है, पूर्व उत्तर भारत, उधर असम, मेघालय, पहाड़ी इलाकों में की जाती है और ये भील जनजाति भी करती है, ये याद रखना है। अगला बात करेंगे, इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है दोस्तों। तो ताड़ी नाम का एक पदार्थ होता है दोस्तों, ताड़ी नाम का एक पदार्थ होता है जिसको प्लेम वाइन टाइप की होती है। ये प्लेम वाइन बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेम वाइन। ये एक मादक पेय होता है जो ताड़ी की विभिन्न प्रजाति के वृक्ष के रस से बनता है दोस्तों। ताड़ी अप्रैल माह के जुलाई माह तक ताड़ के पेड़ों के फल से निकाला जाता है। ये एक प्रकार की वाइन होती है दोस्तों, शराब है ना, एक पदार्थ होता है। जैसे कई जगह महुए की बनती है ना, महुए की शराब बनाई जाती है, मादक पेय पदार्थ बनाया जाता है, वैसे ही ये ताड़ी का बनाया जाता है ना। तो ये वही है। इसके अलावा ये रबड़ी खाना पसंद करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रबड़ी को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जो दूध की बनती है, जिसमें वसा वाले दूध, चीनी, इलायची, नट्स से बनाई जाती है, मिठाई के रूप में खाया जाता है, गुलाब जामुन जैसे ही होता है। रबड़ी ताकतवर भी होता है, तो रबड़ी खाना पसंद करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। ताड़ी पीना व रबड़ी खाना भील जनजाति पसंद करते हैं। अगला देखिए, ये गहना जो गहने पहनते हैं दोस्तों, जो आभूषण पहनते हैं, गहना प्रिय जनजाति है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। गहना प्रिय एवं रंग प्रिय, यानी रंग प्रिय जनजाति भी है, ये रंग प्रिय जनजाति भी है। उसके बाद देखिए, द भील नामक पुस्तक दोस्तों डायरेक्ट आता है। द भील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टी.वी. नायक। कई बुकों में टीपी नायक लिखा हुआ है, लेकिन टी.वी. नायक है ना। तो द भील नामक पुस्तक के लेखक टी.वी. नायक है। टी.वी. नायक डायरेक्ट आ सकता है इनका नाम, राइटर का नाम, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द भील नामक पुस्तक। इस पुस्तक में इनकी संस्कृति, इनकी सामाजिक संगठन, इनकी राजनीतिक संगठन, इनसे रिलेटेड पूरी बातें, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी क्या है, इनके गांव कैसे रहते हैं, इनका रहन सहन, ये सब के बारे में दर्शाया गया दोस्तों। टीपी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने द भील नामक पुस्तक लिखी है। नंदना प्रिंट के कपड़े भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। एक नंदना प्रिंट होता है, एक प्रिंट होता है, क्या नाम है उसका? नंदना प्रिंट। नंदना प्रिंट के कपड़े भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या है ये नंदना प्रिय? तो परंपरागत रूप से नंदना प्रिंट का कपड़ा केवल भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रयोग में, यानी महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों, महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। नंदना वस्त्र तकनीक है जिससे चादरें, टेबल क्लॉथ, अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है और कपड़े भी बनाए जाते हैं दोस्तों, जो उनकी महिलाएं पहनती है ना।
याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नंदना प्रिंट के कपड़े उनकी महिलाओं के द्वारा भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। गवारी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। एक गवारी नाम का नृत्य होता है दोस्तों, नाट्य होता है और नृत्य भी होता है। भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है ये, खासकर ये राजस्थान के मेवाड़ तरफ बहुत ज़्यादा होता है और अपने मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। इसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी है इसमें से एक काम की बात। ये गवारी नृत्य जो है इसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। तो इतिहासकार रहे हैं एक जिनका नाम था कर्नल टाड। कर्नल टाड ने भीलों को वन पुत्र व इतिहासकार टालमी ने तीरंदाज कहा है दोस्तों। तो भीलों को इन्होंने वन पुत्र कहा है। मैंने बताया था इन्हें धनुषधारी भी कहते हैं। धनुषधारी, धनुष लेके घूमते हैं। काहे कि भील शब्द की उत्पत्ति ही द्रविड़ भाषा के बिल्लू या बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। धनुषधारी, धनुष लेके घूमने वाला, जंगलों में धनुष लेकर घूमने वाला ही पहले भील कहलाते थे, यानी भील कहते थे। उनको वन पुत्र भी कहा जाता था। समझ में आ गया दोस्तों। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुत्र कहा जाता है, ये याद रखना है। अगला फैक्ट हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भील की प्रमुख कला। भील जनजाति की एक प्रमुख कला है पंजा दरी। ये पंजा दरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पंजा दरी, है ना। तो पंजा दरी क्या है? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का आदिवासी बहुल्य गांव जोबट एक गांव है, आदिवासी जोबट गांव में पंजा दरिया बनाई जाती है दोस्तों। पंजा दरी बनाई, दरी जो बिछाने वाली दरी होती है ना, वाली पंजा दरिया बनाई जाती है। ये लोहे का हाथ के पंजे के आकार का उपकरण होता है। वहाँ की आदिवासी महिलाएं शुद्ध काटन के बने ताने और बाने के बुनती है। हर बुनाई के बाद लोहे की पुंजे से ठोकती रहती है ना। अरे इतना याद नहीं रखने का है, इतना याद रखे। पंजा दरिया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पंजा दरिया अलीराजपुर जिले में बनती है, वहाँ के भील जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे भौगोलिक संकेत के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पीईबी की एग्जाम में। पंजा दरिया कहाँ बनाई जाती है? अलीराजपुर। और अलीराजपुर ऑप्शन नहीं देगा तो भील जनजाति ऑप्शन देगा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है ये पंजा दरिया। इसको जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। पंजा दरिया आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखना है। अगला है वेणेश्वर मेला। ये वेणेश्वर नाम का मेला लगता है दोस्तों, जो आदिवासियों का मुख्य पर्व है। वेणेश्वर मेला आदिवासियों का मुख्य पर्व है। वेणेश्वर मेला जो है ये डूंगरपुर जिले में लगता है, यानी डूंगरपुर गांव में लगता है। डूंगरपुर स्थान पे लगता है, राजस्थान में, है ना। फरवरी माह पे लगता है। यहाँ पे पवित्र नदियों का संगम है। वहाँ पे एक सोम और माही नदी का संगम पर लगता है। सोम व माही नदी का जो संगम है वहाँ पे लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसे आदिवासियों का मुख्य पर्व बेणेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। यहाँ डुबकी लगाने जाते हैं लोग, और पश्चात भगवान शिव के दर्शन के लिए बाणेश्वर मंदिर जाने को हर कोई बेताब रहता है। बस इतना याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ कहते हैं इसको, भीलों का कुंभ। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। अगला है पिथौरा भीलों का प्रसिद्ध चित्रकला है दोस्तों, जिसके प्रमुख कलाकार फेमा पाथ्या है। तो पिथौरा भीति बोलते हैं उसको। तो पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार, भील जनजाति का एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो दोस्तों जिसका नाम है पिठौरा पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला, है ना। मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम माना जाता है। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम भी है पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम माना जाता है। इस कला के विकास में भील जनजाति के लोगों का योगदान काफी उल्लेखनीय है। इस कला में पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। घरों की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती है, परंतु, है ना, घरों की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती है। कागज हो गया, कैनवास, कपड़े आदि पर बनाए जाते हैं। यह चित्रकला बड़ोदरा से लेकर, जो बड़ोदरा गुजरात का जिला है, बड़ोदरा से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य प्रदेश तक के पूरा रहता है। और भील व
दीवारों पर बनाई जाती है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एक बार। पिथौरा भित्ति चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? क्या है? पिथौरा भित्ति एक चित्रकला है, मैंने बता दिया। कौन से त्यौहार पर मना होता है ये? पिठौरा, है ना, बस। अगला है ये पेमा फात्या, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कलाकार। पिथौरा भित्ति के प्रमुख कलाकार है फेमा पाथ्या। फेमा पाथ्या का एक काल्पनिक चित्रकार, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं दोस्तों, है ना। भील आदिवासियों के समाज में पिठौरा सजावट के चित्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है, इतना याद रखना है। फेमा पाथ्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पेमा फात्या किसके कलाकार रहे हैं? पिथौरा भित्ति चित्रकला के और भील जनजाति के हैं ये। इनसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन बनते आए हैं, तो पेमा फात्या के बारे में आपको डिटेल में पता होना, आगे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए भगोरिया उत्सव के बारे में तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लेते हैं भगोरिया उत्सव के बारे में। तो भगोरिया उत्सव क्या है करके आपको पता होना है कि नहीं। भगोरिया उत्सव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भगोरिया हाट बाजार में ये भगोरिया उत्सव लगता है। ये मालवा क्षेत्र में 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन पूर्व आयोजित किया जाता है। इसके प्रमुख 3 चरण होते हैं, मैंने बता दिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, है ना। तो भगोरिया उत्सव में होता क्या है दोस्तों? भगोरिया हाट बाजार में युवक युवती बेहद सज धज कर अपने भावी जीवन साथी को ढूंढने निकलती है, अपने भावी जीवन साथी को ढूंढने निकलती है। इनमें आपसी रजामंदी जाहिर करने का तरीका भी बेहद निराला होता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है। यदि लड़की पान खा ले तो वहाँ समझी जाती है कि उसके बाद लड़का लड़की को लेकर भगोरिया हाट से भाग जाता है, भगोरिया हाट से भाग जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। इसी तरह यदि लड़का लड़की के गाल पर गुलाल रंग, लड़का लड़की के गाल पर गुलाल रंग लगा देता है तो जवाब में लड़की भी लड़के के गाल पर गुलाल रंग लगा देती है, तो रिश्ता तय माना जाता है। तो रिश्ता तय माना जाता है। लड़का लड़की को लगाता है पहले और लड़की अगर लड़के को लगा दी तो रिश्ता तय माना जाता है। भगोरिया एक उत्सव है जो होली का एक विशेष रूप है। यह मध्य प्रदेश के मालवांचल, धार, झाबुआ, खरगोन के आदिवासी इलाके में यह एक उत्सव है जो होली का एक विशेष रूप है। यह मध्य प्रदेश के मालवांचल, धार, झाबुआ, खरगोन आदि क्षेत्र में आदिवासी इलाके में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भगोरिया के समय धार, झाबुआ, खरगोन आदि क्षेत्र के हाट बाजार मेले का रूप भी ले लेता है। हाट बाजार, इसीलिए इसको भगोरिया हाट मेला भी बोलते हैं दोस्तों। हर तरफ फाल्गुन और प्यार का रंग बिखरा नजर आता है इस जब ये सब त्यौहार रहता है। तो चलेंगे अपन लोग इस त्यौहार में एक आध बार। तो समझ में आ गया भील जनजाति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बता दिया दोस्तों डायरेक्टली, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भील जनजाति से। इतना ही समझ में आ गया भील जनजाति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी। इसे धनुष पुत्र भी कहा जाता है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार के माने जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 2011 के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ये याद रखना है। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, है ना। और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। भीलों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व भगोरिया पर्व कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा पर्व, कौन सा उत्सव? भगोरिया उत्सव। भीलों के निवास स्थान को कू कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। जो भीलों का जो निवास स्थान है, जो बस्ती है, जहां रहते हैं उन लोग, उसको कू कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भीलों के निवास स्थान को कू कहा जाता है, जबकि उनके निवास स्थान के समूह यानी पूरी बस्ती को, जो पूरे लाइन से कतार से रहते हैं, उसको फाल्या कहते हैं, फाल्या, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। भीलों का जो एक निवास स्थान होता है, पर्सनल वाला जो रूम होता है, यानी जो उनका घर होता है, भीलों के निवास स्थान को कू कहा जाता है, जबकि उनके निवास स्थान के समूह को फाल्या कहा जाता है। डायरेक्ट याद रखना है। भीलों के द्वारा मनपसंदीदा गीत है एक, जो रेलो गीत। भीलों के द्वारा जो एक मनपसंदीदा गीत गाया जाता है, रेलो गीत, डायरेक्ट आता है किस जनजाति द्वारा? भीलों के मनपसंदीदा गीत में रेलो गीत है, याद रखना है। इनका प्रचलित विवाह हमने पढ़ लिया, भगोरिया विवाह, अपहरण विवाह, राजा भाजी विवाह, घर जमाई विवाह, लामसेना विवाह, गोल गधेड़ो विवाह, ये सब है। ताड़ पीना पसंद करते हैं और मक्का खाना पसंद करते हैं, मैंने आपको बता दिया था। यह एक रंग प्रिय जनजाति है। टीपी नायक ने दा बायगा नामक किताब लिखी थी, हमने देख लिए। टीवी नायक ने दा बायगा नामक एक किताब लिखी थी, ये भी क्वेश्चन आता है। पिथौरा भित्ति चित्रकला का संबंध किससे, ये क्वेश्चन आ चुका है। पिथौरा भित्ति चित्रकला का संबंध भील पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, झाबुआ अलीराजपुर में, याद रखना है। और जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ के भील? जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं। और भील समाज एक पितृ सत्तात्मक समाज है दोस्तों। भील समाज कैसा है?
पितृ सत्तात्मक समाज है। यानी कि यहाँ पे पितृ सत्तात्मक का मतलब क्या होता है, इनके परिवारों में निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार पुरुषों को होता है। जो भी निर्णय लेंगे, जो भी संस्कृति है या जो भी निर्णय लेंगे, इनका प्रमुख यानी वहाँ पे इनकी ज़्यादा चलती का हो तो उनके परिवारों में पुरुष की। इसीलिए उसको बोलते हैं भील समाज एक पितृ सत्तात्मक समाज होता है। इनके समाज में भील भीलाला पटेलिया वर्ग आते हैं, शिकारी और योद्धा भी होते हैं। इन लोग जो भील जनजाति होती है ना, भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं ये शिकारी भी होते हैं और योद्धा बोल रहा हूं मैं, योद्धा भी होते हैं, याद रखना है। तो भील जनजाति से इतने क्वेश्चन अभी तक के देखने को मिले। अब हम बात करेंगे गोंड जनजाति की। तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा होने के कारण फिर आप लोग देखते नहीं उसको। तो इसके बाद की जो जनजाति, गोंड जनजाति, उसके बाद गोंड जनजाति, कोल जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही आएगा ये लेक्चर, आप देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।